आपको ही चाहिए। वहाँ तो ये हालत है। और रोशीवाला जाएंगे तो आप पाएंगे कि इतने सुंदर सुंदर स्मार्ट लड़के लड़कियां वहाँ घूम रहे हैं, सबको फिल्मों में जाना है। उनके गली मोहल्ले वालों ने ये कहा था कि तुम इतने स्मार्ट हो, इतने सुंदर हो, तुम फिल्म में नहीं जाओगे तो कौन जाएगा। ये सोच के आ गए थे। ये नहीं पता था कि हर गली से एक आ रहा है, क्योंकि सुंदर स्मार्ट लोग हर गली में हैं और सुंदर व्यक्तियों का पूरा कुंभ का मेला वहाँ लगा रहता है। काम किसी को नहीं मिल रहा है। और फिर सब समस्याएं, कुछ सामाजिक समस्याएं भी वहां पर बहुत सारी। चलिए, तो अब एक नया आ गया म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये टेस्ट करने का सिंपल तरीका पता क्या होता है? जैसे मान लीजिए म्यूजिक चल रहा है, तो जैसे म्यूजिक चलता है ना, हर आदमी सोचता है कि मैं तबला बजाऊं। सामने टेबल मिली या प्लेट मिल गई हाथ में, चम्मच हाथ में है, प्लेट चम्मच पीटना शुरू किया। या कोई ढोलक हो गया, टेबल सामने, उसी पे ऐसे करना शुरू किया। आप भी करते ही होंगे। कुछ लोग इतना खराब करते हैं और उनको लगता है कि वो बहुत धुन से धुन मिला रहे हैं, जबकि ये धारणा सिर्फ उनकी होती है उसके बारे में। बाकी आसपास जो भी सुन रहे हैं उनका मन कर रहा है कि इसको बोले कि मत करो यार प्लीज, हमें सुनने दो ठीक से। या कोई गीत आ रहा है, आप साथ में गुनगुना रहे हैं, बाकी लोग कहना चाह रहे हैं कि आप मत गाओ, प्लीज मत गाओ आप, लेकिन आपको लग रहा है कि इससे संगीत का प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन अगर उसी में कोई छोटा बच्चा ऐसे तबला बजाए टेबल पे और तबले से ठीक ठाक रिदम आ रही हो बिना सीखे, तो अलग से टेस्ट देने की जरूरत है। टेस्ट हो गया, उसका टेस्ट हो गया। और फिर आपने उसको कहा कि बेटा यही करना है तुझे, जिंदगी में ढोलक ही बजाना है या तबला ही बजाना है, चल बजा बेटा बजा। और उसने कहा पापा सबसे अच्छा तबला मुझे दिख रहा है, मैं बजा लूँ उसको। और आपसे भी अच्छा तबला दादाजी के पास है। मैं उसी चांद पे बजाना चाहता हूं। और फिर उसने तबला बजा दिया। तो ये है म्यूजिकल इंटेलिजेंस टेस्ट, आप समझ गए। तो सी सेट हो गया, मैट हो गया, क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। एक ऐसे क्लैट भी होता है, CLAT, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। वैसे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, पर दरअसल वो एप्टीट्यूड टेस्ट ही है कि लीगल एप्टीट्यूड आपका है या नहीं। आप एक लॉयर बनने के लिए या जज बनने के लिए जैसा माइंडसेट चाहिए वैसा माइंडसेट आपके पास है या नहीं, इसके लिए क्लैट है। अब एक होता है जनरलाइज। इससे क्या होता है, काम आसान हो जाता है। और जनरलाइज के दो तरीके मैं आपको बताता हूं। जैसे अमेरिका में अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम कुछ मामलों में दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम है, कुछ मामलों में तो सामान्य है। अगर दुनिया में किसी एक देश को कॉपी करना हो एजुकेशन के मामले में, वो तो नॉर्वे है या फिनलैंड है, वो तो अलग ही मामले का देश है। क्योंकि वहाँ सारे के सारे स्कूलों में डाइवर्सिटी का बड़ा महत्व है। अमेरिका में भी है, पर अमेरिका में डाइवर्सिटी इकोनॉमिक लेवल पे नहीं होती है। अमेरिकन डाइवर्सिटी है कल्चरल, रेशियल, उन सब में। नॉर्वे में, फिनलैंड में नियम है कि किसी भी स्कूल में केवल अमीर बच्चे या केवल गरीब बच्चे नहीं पढ़ेंगे। हर स्कूल की हर क्लास में इकोनॉमिक डाइवर्सिटी होगी। और वो मॉडल इतना अच्छा काम करता है कि अब दुनिया भर की सरकारें, जैसे दिल्ली की जो सरकार है इस समय, वो उस मॉडल को सीखने का प्रयास कर रही है काफी लंबे समय से। भारत की बाकी सरकारें उतना नहीं कर रही, लेकिन दिल्ली वाली सरकार ने एजुकेशन में उस मॉडल को अप्लाई किया है और रिजल्ट्स भी ठीक ही दिख रहे हैं। मैं जितना वो कह रहे उतना शायद ना हो, लेकिन तब भी ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट्स पहले की तुलना में अच्छे हैं। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका 10वीं क्लास के बाद बच्चों से बोलता है कि एक टेस्ट दो सारे बच्चे, सेट। जैसे आप लोगों ने शायद एक एग्जाम दिया होगा 10वीं क्लास में, NTSE बोलते हैं उसको, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, NTSE, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। कितने लोगों ने दिया था आप में से वो एग्जाम? पास हुए थे उसमें? कितने लोग पास हो गए थे उसमें? सच बोलना। चलिए ठीक है। तो NTSE का जो एग्जाम होता है ना, हमें तो स्कूल में जब था पता लगा एग्जाम है, सबको देना है। सेंटर दूर था तो पिकनिक का भाव आ रहा था, तो पेरेंट्स ने कहा देने जाओगे? दोस्तों ने कहा हम सब जा रहे हैं, चलो। चलो भाई। कौन सा टेस्ट है पता नहीं था, बस दूर है ये पता था। सारे बच्चे साथ साथ चाट पकौड़ी खाते हुए गए। वहां गए तो बोले कि 2 घंटे का पेपर है। तो सबने पहला सवाल पूछा कितना जल्दी छोड़ के आ सकते हैं, मतलब मिनिमम कितना बैठना पड़ेगा। तो उसमें था कि 1 घंटे के बाद छोड़ के आ सकते। तो 1 घंटा होती हम सब बाहर आ गए थे, ताकि वो 1 घंटा सदुपयोग कर लें। क्योंकि 2 घंटे होते पेरेंट्स बाहर खड़े होंगे, वही 1 घंटा है स्वाधीनता का समय।
तो 1 घंटा होती हमने कॉपी दी कि लो भाई संभाल लो, इतने टैलेंट है हमारे अंदर, इससे देश का विकास हो तो बता देना। तो फिर देश का जवाब आया कि हम उसके बिना ही काम चला लेंगे। अपना देखिए आप। तो अमेरिका में क्या होता है, सेट होता है, और ये एग्जाम पहले 2400 नंबर का होता था, अब ये 1600 नंबर का होता है। 800 नंबर के 2 पेपर होते हैं, एक को मोटा मोटा मैथमेटिकल और रीजनिंग वाला और एक लैंग्वेज वाला, बेसिक 2 चीजें हैं। तो इनका मानना है कि यदि किसी व्यक्ति की लिंग्विस्टिक स्किल्स ठीक हैं और मैथमेटिकल लॉजिकल स्किल्स बेहतर हैं, लिंग्विस्टिक स्किल्स, मैथमेटिकल लॉजिकल स्किल्स बेहतर हैं, इनका मानना है कि ये बच्चा जनरली किसी भी क्षेत्र में ठीक ठाक काम कर ही लेगा। और सेट के स्कोर की, सेट में क्या है कि 1600 नंबर है, तो पूरे अमेरिका में करीब 15 से 20 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं। शायद साल में 2 बार होता है नेट की तरह से, और एक बार में उन 15-16 लाख में से 200-300 बच्चे फुल स्कोर ले आते हैं। 1600 में 1600 नंबर ले आते हैं। कई ऐसे भी कि 1600 मिल के 1600 लाए। कई ऐसे भी है कि एक ही लेके आ गया, अपना अपना स्तर है। तो क्या होता है कि जब ये कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के एडमिशन में कहीं कहीं 100% वेटेज इसी की होती है, कहीं कहीं 80% वेटेज, कहीं 60% वेटेज। लेकिन वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के एडमिशन का मूल आधार है कि सेट में स्कोर क्या है। एकमात्र नहीं होता है, कहीं कहीं होता है एकमात्र, कहीं कहीं कई आधारों में से एक होता है, किंतु मेजर रोल इसका होता है। अब कितना अच्छा है। भारत में दिक्कत क्या है कि आप कहेंगे कितने नंबर हो भाई, 12वीं क्लास में कितने मार्क्स हैं, आप क्या बोलेंगे 99.8% मार्क्स हैं। सामने वाला कहेगा ICSE बोर्ड है क्या, आप कहेंगे हाँ, बोले ठीक है जाओ, कब है, सबके आते हैं उतने। और फिर दूसरे ने कहा 72%, साथ में बोलेगा यूपी बोर्ड, आप बोले अरे भगवान प्रभु आप कहाँ थे, उत्तर प्रदेश बोर्ड में 72% है, आपके चरण कहाँ हैं प्रभु। ये जो ड्रामा है कि आपको बोर्ड का नाम साथ में बताना पड़ता है, ये सब क्यों है। एक एग्जाम पूरे देश में हो, उसमें एक कॉमन स्कोर हो, आपसे पूछे भाई तुम्हारा सेट का स्कोर क्या है, आपने कहा सेट में 1600 में से 1490 नंबर आए हैं, ये परसेंटाइल है, पता लग गया आपका लेवल। इसके लिए क्या मतलब कि पश्चिम बंगाल बोर्ड था कि अंडमान निकोबार बोर्ड था, क्या मतलब है इसका। तो ये अमेरिकन सिस्टम है सेट। इसके बेस पे ये मानते हैं कि कोई भी ऐसा काम जिसमें बुद्धिमत्ता की जरूरत है, ये व्यक्ति ठीक से कर लेगा, और उन क्षेत्रों में एडमिशन में इसका यूज कर लेते हैं। जनरलाइज टेस्ट है जो सबसे अच्छा है जनरलाइज में, उसको बोलते हैं डैट, DAT। ये तो भारत सरकार को लागू कर देना चाहिए, इतना अच्छा टेस्ट है। और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स दुनिया में उपलब्ध हैं, बस उनको ठीक से अप्लाई कर देने की जरूरत है। ये हो जाए तो कमाल हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना UGC का जो अब तो NTA लेती है टेस्ट, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि आपको लेक्चरर बनना है, एक टेस्ट है, उसमें आपका स्कोर है। अब DU में या कहीं भी जब कॉलेज में लेक्चरर की वैकेंसी आती है, तो वहाँ 5 परमेश्वर बैठे होते हैं, 5 परमेश्वर। जिसका उनसे जुगाड़ है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जुगाड़ नहीं है तो होगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। होना क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव सिस्टम होना चाहिए। और कितना अच्छा सिस्टम हो सकता है कि आपका कौन सा विषय है, एक विषय आपका है, एक है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा देश भर में, आप उसमें बैठिए, उसमें आपका स्कोर आ गया। जिस स्कोर को आप रिवाइज कर सकते हैं, आप फिर से दे दीजिए, फिर स्कोर आ गया। और हर एग्जाम के स्कोर का मॉडरेशन होता रहे कि 98 के एग्जाम में अगर ये स्कोर है और 2008 के एग्जाम में ये स्कोर है, तो इनका जो इक्वलाइजेशन करेंगे तो इस स्कोर को ये मान लेंगे, इसको ये मान लेंगे, क्योंकि दोनों एग्जाम्स की टफनेस के लेवल में अंतर था, डिफिकल्टी लेवल में अंतर था। साथ में जिस विषय का विद्यार्थी है उस विषय का टेस्ट हो, उसका स्कोर हो। साथ में वो कैसा टीचर है, क्लासरूम में टीचिंग करे, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के बेस पर एक ऐसी संस्था हो जो उसकी मार्किंग करे टीचिंग एबिलिटीज के बेस पर। ये 3 स्कोर हैं। जहां वैकेंसी आई, जिसने अप्लाई किया, तीनों स्कोर जोड़ के देख ली, जिसका स्कोर हाईएस्ट है सिलेक्शन हो गया, खत्म बात। वो 5 बुढ़े बैठेंगे, उसके बाद वो अपने हिसाब से चुनेंगे, इसका क्या मतलब है इस बात।
जिसने ज्यादा चरण छुए उसका सिलेक्शन होगा। ये क्या मतलब है इस बात का? और इसलिए अच्छे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में जाने की बजाय सिविल सेवाओं में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ कम से कम सिलेक्शन की गारंटी है। अगर आप ठीक से मेहनत कर लेंगे कुछ बढ़िया हो जाएगा। वहां भरोसा नहीं है। 50-55 साल की उम्र के लोग आज तक एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कभी सिलेक्शन होगा। ये दुर्भाग्य होता है। ऐसी एक व्यवस्था है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। शानदार व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? इसमें 8 टेस्ट होते हैं व्यक्ति के, और व्यक्ति को 8 टेस्ट देने होते हैं। 8 कैसे होते हैं? तो आप मोटा मोटा समझ लीजिए, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है ना, उस तरह के 8 टेस्ट होते हैं। जैसे एक टेस्ट है रीजनिंग का हो गया, एक मैथ्स का हो गया, एक लैंग्वेज का हो गया, एक नॉन वर्बल रीजनिंग का हो गया जिसमें चित्र बने हुए बहुत सारे, एक लिंग्विस्टिक्स एक्सप्रेशन का हो गया, कॉम्प्रिहेंशन का हो गया। इस तरह के 7-8 टेस्ट हैं। अब मान लीजिए आपने 8 टेस्ट दिए, 8 में आपका XYZ कुछ स्कोर आ गया, ABC स्कोर आ गया। 1000 लोगों ने दिया, 1000 लोगों के 8 टेस्ट में जो स्कोर है वो हमारे पास एक MS एक्सेल शीट में बना हुआ है। अब क्या हुआ कि कोई वैकेंसी आई, और वैकेंसी एक खास पोस्ट की है। मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, और कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए माना जाता है कि इसमें हमें जो स्किल सेट चाहिए, स्किल नंबर 1, स्किल नंबर 4 और स्किल नंबर 7, इन 3 स्किल्स से युक्त जो व्यक्ति है वो इसके लिए सूटेबल है। अब कुछ नहीं करना है। 8 टेस्ट चाहिए आपके पास, टेस्ट 1, टेस्ट 4, टेस्ट 7। इन तीनों के स्कोर निकाल लीजिए। इन तीनों के स्कोर का टोटल सबका निकाल लीजिए, और जो 10-20 व्यक्ति इन तीनों टेस्ट के स्कोर में, कुमुलेटिव स्कोर में सबसे ऊपर हैं, उनको नौकरी दे दीजिए। कितना आसान है। आपके पास हर व्यक्ति की 8 क्षमताओं की रैंकिंग है। अलग अलग प्रोफेशन में उन क्षमताओं का अलग अलग अनुपात चाहिए। किसी किसी में 8 में 3 चाहिए, किसी में 6 चाहिए, किसी में 1 ही चाहिए, किसी में 4 चाहिए। यही तो होगा। आपको ये पता हो कि इस क्षेत्र में ये क्षमता चाहिए, उन क्षमताओं का स्कोर 100 नंबर है, 4 क्षमताएं चाहिए, 400 नंबर का पेपर हुआ, स्कोर पहले से है, वो सब जुड़वाया, उन 400 में जो हाईएस्ट लेवल में 10 लोग हैं उन्हें ऑफर दिया, वो नौकरी करने लग गए, काम खत्म हो गया। कितना आसान काम है। अगर ऐसा कोई टेस्ट हो तो उससे चीजें आसान होंगी या मुश्किल होंगी? आसान हो जाएंगी। जैसे अभी भारत सरकार इस मामले में बड़ा शानदार काम कर रही है ना। नरेंद्र मोदी की सरकार जिन चीजों के लिए इतिहास में जानी जाएगी, जिन अच्छी चीजों के लिए जानी जाएगी, उन अच्छी चीजों में एक है ये जो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह हैं, इनके जो रिफॉर्म्स हैं। अब NTA संस्था बनाई है, ठीक संस्था है। अब वो सेट पे काम कर रही है कि हम सेट जैसा एग्जाम लेंगे, 12वीं क्लास के बच्चों का देश भर में एक जैसा टेस्ट होगा। वो एक स्कोर रहेगा, जो स्कोर बहुत सारे क्षेत्रों में, अब हर कॉलेज का एंट्रेंस अलग से बच्चों को देना पड़ता है। क्या मतलब है उसका? एक एंट्रेंस दिया, उस स्कोर से पूरे देश भर में काम चल रहा है। तो एप्टीट्यूड की टेस्टिंग के हजारों तरीके हैं। कल को क्या होगा? डिफरेंशियल टेस्ट आ जाएगा। जिस दिन ये आ गया, अभी सरकार क्या कर रही है कि जितने तरह के एग्जाम होते हैं, ये जो क्लरिकल टाइप के होते हैं एग्जाम, नाबार्ड का अलग टेस्ट हो रहा है, इस बैंक का अलग टेस्ट हो रहा है, उस बैंक का अलग हो रहा है। क्या ये सब ड्रामा है? इन सब में जो कैपेसिटीज चाहिए ऑलमोस्ट एक जैसी है। एक सेंट्रल टेस्ट दिया, सबका स्कोर कार्ड हमारे पास है, उस स्कोर कार्ड के बेस पे नौकरियां हो जाएं। 50 टेस्ट क्यों होने चाहिए? अगर एक ही टाइप का टेस्ट 10 संस्थाएं ले रही हैं तो वो एक ही बार क्यों नहीं हो जाना चाहिए? और इस सेंस में इस तरह के रिफॉर्म्स जो हैं कुल मिला के बेहतर है। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट समझ में आ गया आप लोगों को? और ये कितना यूजफुल है ये भी समझ में आ गया। तो ये होने से आपको किसी भी तरह की जॉब में अलग अलग कॉम्बिनेशंस के हिसाब से लोगों को चुनने का मौका मिल जाता है। इसका ये बेनिफिट है। चलिए अब आइए, एप्टीट्यूड पर एक प्रश्न आ सकता है कि सिविल सेवाओं के लिए किस प्रकार का एप्टीट्यूड चाहिए, उसका परीक्षण कैसे होना चाहिए? जी उठ के बोलो जोर से, बुलंद आवाज में। नहीं, सेट का, अगर सेट होगा इसका मतलब ये नहीं कि हर क्षेत्र में लागू हो जाएगा। अगर किसी को मध्यकालीन इतिहास में ग्रेजुएशन करना है तो उसको सेट से बहुत मतलब क्यों होगा?
ये तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के कोर्सेज में एडमिशन किया। जैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए सेट हेल्प करेगा, आर्किटेक्ट कॉलेज में हेल्प करेगा, लॉ एंट्रेंस पे हेल्प करेगा। आप एक काम करो ना, 8 टेस्ट लो, जिसमें से एक लीगल एप्टीट्यूड का एक टेस्ट ले लो, उसमें चॉइस हो बच्चों के पास कि दें या ना दें उसको। एक बेसिक मैथ्स हो गया, बेसिक रीजनिंग हो गया, बेसिक लैंग्वेज या कॉम्प्रिहेंशन हुआ, ऐसे कई टेस्ट ले लीजिए। फिर आप कहिए कि अगर लॉ में एडमिशन लेना है तो हम देखेंगे आपकी लैंग्वेज कैसी है, रीजनिंग कैसी है और लीगल एप्टीट्यूड कैसा है, इन 3 का स्कोर जोड़ के देखेंगे। अगर ह्यूमैनिटीज में लेना है तो हम आपका लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड देखेंगे या रिसर्च एप्टीट्यूड देखेंगे। केवल रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब कि अगर आप किसी क्षेत्र में ज़्यादा पढ़ना है तो क्या क्या सोर्सेज आप इस्तेमाल करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उस पर कोई एग्जाम हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतिहास पढ़ने के लिए मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं कहेगा। जिस क्षेत्र में जिन स्किल्स की जरूरत है उन स्किल्स के परीक्षण पर आधारित एक टेस्ट होना चाहिए, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, उसमें ये हम कह सकते हैं कि भाई टेस्ट में ये पैरामीटर्स हों, वो पैरामीटर्स हों, लेकिन एक टेस्ट होने से कम सब बच्चों की दुविधा दूर हो जाती है, सब्जेक्टिविटी कम होती है। यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ डीन आपको कुछ बिगाड़ देगा, वो खतरा कम होता है। एक ऑब्जेक्टिविटी जब टेस्टिंग में होती है तो ये सब बेनिफिट्स उससे हो जाते हैं। तो सिविल सेवाओं के लिए किस प्रकार की अभिरुचि चाहिए? सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड, तो जिस व्यक्ति को बनना है सिविल सेवक, उसके एप्टीट्यूड में क्या क्या होना चाहिए? देखो, एप्टीट्यूड में और वैल्यूज में थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिएगा। एक चीज है एप्टीट्यूड, एक है वैल्यू, एक है सद्गुण या क्षमता या चरित्र जैसा कुछ। मैं 3-4 नाम बोलता हूं, आप बताएं कि आप इसको इनमें से क्या मानेंगे। ये एप्टीट्यूड है या ये वैल्यू है या कुछ और है। ठीक, पहला है एम्पैथी। एम्पैथी को हिंदी में क्या बोलेंगे? समानुभूति। ठीक, तो बताएं कि नहीं, विकल्प केवल 3 है, इमोशन विकल्प है नहीं। विकल्प है नंबर 1 एप्टीट्यूड या उसका हिस्सा, नंबर 2 आप कह सकते हैं कि ये, नंबर 2 क्या था? वैल्यू या उसका हिस्सा, और नंबर 3 इनमें से कुछ नहीं, उपरोक्त में से कुछ नहीं, यानी कि कुछ और ही है, इन दोनों से अलग है। तो मेरा पहला सवाल है कि एम्पैथी क्या है? कितने लोग मानते हैं कि एप्टीट्यूड है? एम्पैथी एप्टीट्यूड है, ऐसा कहने वालों की संख्या 2-2.5 के आसपास है। इसको माधा मानते हैं, इसको जो ऐसे करता है ना, ठीक से करोगे तो फिर 3 हो जाएगी, 3-4 हो गए भाई, 5 हो गए, बहुत बढ़िया। 1-2 यहाँ भी थे, वो लुप्त हो गए इस बीच में। ठीक है, 5 लोग मानते हैं। और कितने लोग मानते हैं कि एप्टीट्यूड नहीं है बल्कि एम्पैथी जो है वो वैल्यू है? हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या अनुमानतः 30 से 40 के बीच में है। कितने लोग मानते हैं कि एम्पैथी न तो एप्टीट्यूड है न वैल्यू है, कुछ और ही है? बस ये मत पूछो कि क्या है, पर ये पता है कि ये नहीं है। ठीक है, और कितने लोग मानते हैं कि तीनों ही विकल्प बोले थे, नोटा, नन ऑफ द अबव। हाँ सही बात है, क्योंकि तीसरा विकल्प ऐसा सर्वसमावेशी है कि चौथे का ऑप्शन ही नहीं है। 3 में से कुछ तो होगा ही होगा। इसका सही उत्तर है नंबर 3। एम्पैथी न तो एप्टीट्यूड है न वैल्यू है। एम्पैथी एक क्षमता है जो अभ्यास करने से अर्जित होती है। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। 1-2 एग्जांपल से बात समझ में आएगी कि आप कितना समझ पा रहे हैं। ठीक, दूसरा एग्जांपल है सहिष्णुता, टॉलरेंस। तो आपको बताना है क्या ये एप्टीट्यूड है, क्या ये वैल्यू है? कितने लोग मानते हैं कि वैल्यू है? वेरी गुड, सही बात है, वैल्यू है। मतलब वैल्यू है, और अगर आ जाए अपने अंदर तो सद्गुण भी है, लेकिन वैल्यू तो है ही। वैल्यू अगर रियलाइज हो जाए तो उसे सद्गुण कह देते हैं, वर्च्यू कह देते हैं।
सभी वैल्यूज के बारे में नहीं कहते लेकिन जनरली कह देते हैं। अब तीसरा बताओ, तीसरा है पंक्चुअलिटी। एटीट्यूड है या वैल्यू है? वैल्यू है। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। चौथा मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड है। कॉम्प्रिहेंशन स्किल, एप्टीट्यूड है ना? तो सबसे पहले ध्यान रखना कि एप्टीट्यूड और वैल्यूज को मिक्स मत कीजिएगा। हमारा सवाल है सिविल सेवाओं के लिए उचित एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए या क्या होता है, यानी किस तरह की क्षमताएं किसी व्यक्ति में होंगी तो हम मान लेंगे कि वो सिविल सेवक बन सकता है शानदार, अगर ट्रेनिंग उसको ठीक से मिल जाती है तो। इसका सबसे आसान उत्तर तो ये है कि सिविल सेवाओं के लिए एक एग्जाम है ही, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट तो है ही। अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी राय में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत कितने पेपर्स होते हैं आपके? कितने लोग मानते हैं इसका उत्तर एक है? अब आज तो एक 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 कर रहे थे, हाथ खड़ा नहीं करते आप लोग। हाथ खड़ा किया 6 बच्चों ने सिर्फ। नहीं, एक पेपर के भाग कितने भी हो, पेपर कितने हैं? पेपर के भाग से दिक्कत नहीं, पेपर के भाग तो 5-6 होते हैं, है ना? रीजनिंग होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, वो सब तो है ही। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि पेपर कितने हैं कुल मिला के। हाँ तो हाथ खड़ा करो, एक मानने वाले हाथ खड़ा कर लें। हाँ, कितने लोग मानते हैं कि सीसेट के अंतर्गत 2 पेपर होते हैं? ऐसे लोगों की संख्या है 10। तो सेकंड पेपर कौन सा बताओ? टाइम मैनेजमेंट, आप बताएं। जीएस, जीएस हाँ, जीएस भी उसमें शामिल हो गया और ऐसे भी नहीं। और कई बार जीवन में ऐसा होता है कि जो लोग हंस रहे होते हैं उनको पता नहीं होता कि दरअसल उन पे हंसा जाना चाहिए। इन 8-10 बच्चों ने सही बताया है, और जो इन पे ठाके मार के हंस रहे हैं दरअसल उन पर हंसे जाने का समय आ गया है। बहुत मजे की बात है कि यूपीएससी कहती है सीसेट पेपर 1, सीसेट पेपर 2। यूपीएससी कभी नहीं कहती जीएस और सीसेट। ये डिवीजन तो सामान्य भाषा में हम लोगों ने यहां पर किया हुआ है, विद्यार्थियों की दुनिया में से चलता है। जैसे यूपीएससी भी इंटरव्यू नहीं कहती, वो पर्सनैलिटी टेस्ट कहती है। हम कहते पीटी हो गया, पीटी मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया। अगली बार से पीटी बोलते हुए ध्यान रखना, पीटी के 2 मतलब हैं। जैसे रिश्ता विश्ता है ना किसी आईपीएस का, ध्यान से समझ लेना कि आईपीएस इंडियन पोस्टल सर्विस भी होता है। एक लड़की की शादी हुई आईपीएस से, फिर पता लगा चिट्ठी वाला आदमी था। जिले भर की चिट्ठियां उसके पास आती थी, तो फुल फॉर्म ठीक से पढ़ना। तो आपके नोट्स में तो सीसेट पे वही लिखा है, पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे चाह रहा हूं समझाना। यूपीएससी के हिसाब से सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है सीसेट पेपर 1, सीसेट पेपर 2। और बताइए कि अगर जिसका प्रीलिम्स हो गया, हाँ जीएस को भी सीसेट ही कहते हैं, हम लोग जीएस बोल देते हैं हंसी मजाक में, मतलब सीरियसली बोलते हैं, लेकिन दरअसल यूपीएससी की निगाह में वो सीसेट पेपर 1 है और एक सीसेट पेपर 2 है, इतना ही है। उनमें से एक क्वालिफाइंग है, एक के नंबर जुड़ जाते हैं। जिसको आप जनरल स्टडीज कहते हैं उसके मार्क्स जुड़ जाते हैं, जिसको आप सीसेट कहते हैं उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, क्वालिफाइंग होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको यूपीएससी की अप्रोच समझ में आए। और एक सेंस में देखें तो प्रीलिम्स क्यों होता है, प्रीलिम्स की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि 19 फिर वही हो रहा है कि एक बच्चे ने सही बोला, बाकी हंस रहे हैं। वो सही बोला छांटने के लिए, सच में इसीलिए होता है क्योंकि 1979 से पहले प्रीलिम्स नहीं होता था, प्रीलिम्स की जरूरत ही नहीं थी। सीधे बुलाया, जिसने फॉर्म भरा उसका एग्जाम लिया, मेंस जिनका हुआ उसका इंटरव्यू लिया, सिलेक्शन कर लिया। फिर ये संख्या इतनी बढ़ने लगी कि मैनेज करना मुश्किल हो गया कि सबसे आंसर लिखवाओ, फिर सबको चेक करो, लंबा प्रोसेस हो गया। तो तय हुआ कि भाई एक काम करो,
पहले लेवल पर स्क्रीनिंग कर लेते हैं, और स्क्रीनिंग का मतलब जिन व्यक्तियों में बेसिक क्षमता दिखती है उनको निकाल लेते हैं, बाकी को बोलते हैं नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और ये बोल के उनको मना करेंगे ताकि बेसिक लेवल पर ठीक ठाक समझदार किस्म के कुछ लोग हों, उनमें टेस्ट लेंगे। और जो यूपीएससी टेस्ट लेती है, प्रीलिम्स के बाद का जो सारा हिस्सा है, मेंस का है, उसको इंटरव्यू कहें, वो भी अंततः क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी देखने का ही तरीका है कि आप अच्छे सिविल सेवक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, और क्या है वो सब। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक सेंस में तो केवल और केवल सीसेट वाला पेपर, जिसको हम सीसेट पेपर 2 होता है ना, ये वाला जिसमें रीजनिंग वीजिंग आती है, ये वाला जो है, ये एक सेंस में आप केवल इसको एप्टीट्यूड टेस्ट मान सकते हैं। ये हो गए सेंस क्रमांक ए। दूसरी सेंस में आप इन दोनों को सिविल सर्विसेज का सही एप्टीट्यूड मान सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी इनको सीसेट पेपर 1, सीसेट पेपर 2 ही कह रही है। तीसरी सेंस में, क्योंकि यूपीएससी जब फाइनल सिलेक्शन कर रही है तो वो इनके साथ साथ मेंस और इंटरव्यू को भी शामिल कर रही है, और उनको शामिल करने का पर्पस भी यही देखना है कि जिस व्यक्ति को हम ट्रेनिंग देंगे, सिविल सर्वेंट बनाएंगे, वो सिविल सर्वेंट बनकर देश पे बोझ तो नहीं बन जाएगा। जिस काम के लिए चुना जा रहा है वो काम ठीक से परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यही तो पर्पस है। और क्या पर्पस है इतना टेस्ट लेने का। तो सिविल सेवाओं के लिए सही अभिरुचि क्या है, इसको हम सीसेट से भी समझ सकते हैं, लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना हो तो सीसेट का पेपर प्लस जीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, इससे जो आप समझ पाएंगे कि एक अच्छा सिविल सेवक किस एप्टीट्यूड का व्यक्ति होना चाहिए, वहां ज्यादा अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। क्या मैं ये बात समझा पा रहा हूं आपको, है ना? तो अब कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं, एक सिविल सेवक में क्या क्या होना चाहिए। तो अगर मैं केवल सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2 को ध्यान रख के बोलूं, तो उसमें एक तो आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आपकी अच्छी है या नहीं है, इससे आपकी कौन सी इंटेलिजेंस या एबिलिटी पता लगती है, लिंग्विस्टिक। तो पहली बात है कि एक सिविल सर्वेंट का जो भाषाई परिपक्वता है या भाषाई बुद्धिमत्ता है, उस दृष्टि से उस व्यक्ति को बेहतर होना चाहिए। क्यों बेहतर होना चाहिए, अभी देखते हैं। मतलब अगर मैं सरल सी भाषा में कहूँ ना, तो एक समय के बाद आपको केवल भाषा में ही काम करना होता है। अभी आपके लिए आईएएस का मतलब होता है कलेक्टर्स, कि निकलूँ तो टाइम 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 टाइम, और मैं अंदर बैठा हूँ, 50 लोग बाहर दौड़ रहे हैं, साथ साथ कलेक्टर साहब गाड़ी में हैं, गाड़ी रोक के समय सलाम ठोका और आपको लगा हा हा हा, तसल्ली मिल गई एकदम, नेहरू विहार सफल रहा, इतने साल तपस्या की नाले के पास बैठ के मजा आ गया। कुछ लोगों के दिमाग में इतना रहता है, और उनका मतलब आईएएस बनने क्या होता है कि खड़े खड़े फैसले कर दिए, खा पंचायत की तरह से, इसको मार निपटाओ, सब ये इस मूड में जो लोग रहते हैं ना। लेकिन आप पाएंगे कि 7, 8, 9 साल की नौकरी के बाद, 14 साल के बाद तो पूरी तरह से, जहां 14 साल की नौकरी हुई, वनवास शुरू। 14 साल का नहीं हो तो 14 साल के बाद होता है। और वनवास का मतलब, अगर ये शौक है तामझाम वाला, वो सारा तामझाम खत्म, और फिर आपकी जिंदगी कटेगी फाइलों में। और उस हर फाइल की ताकत इतनी ज्यादा है जितनी ताकत जिले के कलेक्टर की बिल्कुल नहीं हो सकती। कलेक्टर तो बहुत चूहा टाइप का है, पिद्दी टाइप का है उसके सामने। उस फाइल में लिखा हो कुछ, कलेक्टर बेचारा खड़े होकर पढ़ता है, बैठ के पढ़ नहीं पाता, उसको इतना खौफ खाता है उससे। पूरी जिंदगी आपका काम है लिखना और ठीक से पढ़ना। हजारों रिपोर्ट्स आएंगी, वो सारी पढ़नी होंगी, उनका सटीक अर्थ निकालना होगा, नोटिंग करनी होगी, ड्राफ्टिंग करनी होगी। आपके लिखे हुए एक एक शब्द से कई हजार करोड़ का खर्चा हो जाएगा। और अगर लिखने में आपसे एक शब्द के अर्थ का मतलब चेंज हो गया ना, वो सरकार या समाज के संसाधनों पे बड़ी करारी चपत हो सकती है। इतनी सटीक भाषा होनी चाहिए कि आप जो लिखना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वही अर्थ निकले। और दूसरा, अगर कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो जो लिखा गया है एग्जैक्टली वही समझें जो लिखा गया है। इंटरप्रिटेशन डबल ट्रिपल उसकी ना हो सके। इसलिए कहते हैं कि एक लेवल के बाद, चाहे वो जज हो चाहे सिविल सर्वेंट हो,
और सिविल सर्वेंट चाहे पुलिस वाला ही क्यों ना हो, इनका बेसिक काम होता है भाषा से लिखना, नोटिंग का मतलब अपनी राय लिखना फाइल में, ड्राफ्टिंग का मतलब एक फाइनल लेटर या नोटिस जारी करना, उसकी लैंग्वेज। एक फाइनल डॉक्यूमेंट जारी होने से पहले सारे अधिकारी लाइन से फाइल के लेफ्ट साइड में जो ग्रीन शीट्स होती हैं उस पर अपनी राय लिखते हैं, और जब मामला फंसता है ना, देखते हैं कि किसकी राय क्या थी, किस लैंग्वेज में लिखी हुई है राय, ओपिनियन। उस नोटिंग में जो बहुत सधी हुई नोटिंग करेगा, मान के चलिए कि मिनिस्टर तक को उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मिनिस्टर भी खारिज करेगा तो फाइल में लिखना पड़ता है कि मैं इस राय से सहमत नहीं हूं, फिर बताना पड़ता है क्यों सहमत नहीं हूं। मिनिस्टर की मजबूरी है, उसको लिखना पड़ेगा। अगर आपने तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ एक नोटिंग कर दी है, तो आपके ऊपर के किसी अधिकारी, यहां तक कि मिनिस्टर में हिम्मत नहीं है कि उसको खारिज कर सके। और कर सकता है, सीनियर है, अगर वो कह दे कि ये गलत है, ये करना चाहिए, फिर कोई कुछ नहीं करेगा, वो हो जाएगा। लेकिन जिस दिन केस खुलेगा फिर फंसेगा मिनिस्टर, क्योंकि आपकी रीजनिंग तो साफ लिखी थी उसमें। इसलिए एक बात समझ लीजिए कि अंततः आईएएस बनने के लिए भी और आईएएस बनने के बाद भी जो एक क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है? भाषाई क्षमता, लिंग्विस्टिक स्किल। उस पर जितनी पकड़ बना लेंगे उतना अच्छा है। तो लिंग्विस्टिक स्किल्स कॉम्प्रिहेंशन में होती हैं, प्रीलिम्स की बात करें, और मेंस की बात करें तो आप कह सकते हैं कि इनका संबंध एस्से से भी होता है। एस्से में अंततः कौन सी स्किल देखी जाती है? आपकी लिखने की स्किल क्या है। प्रीलिम्स में पढ़ने की स्किल, कॉम्प्रिहेंड कितना करते हैं, कितना समझते हैं बात को, और मेंस में लिखने की स्किल, कैसे लिखते हैं। और लिंग्विस्टिक स्किल्स के दोनों ही हिस्से हैं, पढ़ना भी और लिखना भी। दूसरा है जिसको आप बेसिक मैथ्स कह लीजिए या बेसिक न्यूमरेसी कह लीजिए, इसी में डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी को भी जोड़ लीजिए। बेसिक मैथ्स, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ बच्चों को इसका नाम सुनते बुखार होने लगता है कि ये क्या बात हुई, ये क्यों पढ़वा रहे हैं, हम तो आईएएस बनने आए थे, गणितज्ञ थोड़ा ना बनना है हमें। सबसे अच्छा मुहावरा है हमें ज्ञानी नहीं बनना है, आईएएस बनना है। जैसे ज्ञानी बनना आईएएस बनने के खिलाफ हो कि अरे आईएएस बनने से ज्ञानी बन गया, अब तो ये अभी आईएएस नहीं बन पाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। और कई लोग मानते हैं कि ये सब बेकार की बात है, लेकिन आप आईएएस बन के क्या करेंगे इसके बिना? परसेंटेज निकालनी पड़े तो उसके बाद आप कहते हैं, किसी को बुलाते हैं, भाई परसेंटेज निकाल दो जरा, भाई साहब परसेंटेज निकालनी आ जाओ जरा। कैसे काम चलेगा? आपको जिला संभालना है, जिले का पूरा बजट आपके पास है, 1000 तरह के खर्चे हैं, कौन सा खर्चा किस मद में किस तरह से हो, जब तक आपको डेटा समझ में ना आता हो, पिछले 10 सालों की रिपोर्ट्स आप तुलनात्मक रूप से किसी पाई चार्ट से या किसी टेबल से ना समझ पाते हो, जिस टेबल में 3 या 4 तरह के फैक्टर शामिल हुए, टेबल पढ़ने में माथा खराब हो जाता हो, समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे पढ़ें इसको, एक टेबल बनानी पड़ जाए, टेबल बन ही नहीं रही आपसे, मल्टीपल फैक्टर वाली टेबल। आप बिना डेटा को समझे, बिना डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखे, कैसे उस सारे फंड्स के एलोकेशन को समझ पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे जो करना है। आईएएस या आईपीएस बनने डंडा नहीं लाना होता, डंडा घुमाना बहुत छोटी बात है। आईएएस आईपीएस बनने के बाद, स्पेशली आईएएस बनने के बाद, आपको देश के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। और जो व्यक्ति, भाई आप आईपीएस ही बन गए, सभी राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े अपराध के आपके सामने रखे हुए हैं, आपके जिले में पिछले 5 साल के अपराध के आंकड़े तुलनात्मक रूप से कोई वेन डायग्राम चार्ट में है, कोई टेबल में है, कोई ग्राफ में है, और आप कह रहे हैं किसी को बुलाओ, समझा के बताओ क्या लिखा है इसके अंदर। ईमानदारी की बात बता रहा हूं आपको मैं, जो लोग आईआरएस बन के जाते हैं ना इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, उनके जो जूनियर्स होते हैं, असिस्टेंट, वो आते हैं एसएससी से, ठीक है, एसएससी जानते हैं ना। और एसएससी में क्या पूछते हैं? गणित आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। और वो गणित, रीजनिंग, इंग्लिश में इतने हाई लेवल के लोग होते हैं, जबरदस्त उनकी पकड़ होती है इन चीजों में। रीजनिंग, उनसे आप रीजनिंग चलते पूछिए, सभी जैसे कुत्ते बोलेंगे हाँ हाँ चलो आगे बताओ, सारे कुत्ते गिलास हैं, ऐसे जवाब देंगे तो बढ़िया। और वो बनते हैं रेवेन्यू में असिस्टेंट। तो असिस्टेंट है, यानी प्रमोशन के बाद बनेगा आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर, और आईटीओ लंबी प्रमोशन के बाद बनेगा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि आप बनेंगे ज्वाइनिंग के दिन, एसीआईटी। और ये एसएससी वाला व्यक्ति 11 साल की सर्विस के बाद एसीआईटी बनेगा, जो आप डे 1 पे बनेंगे। असली बात आप सुनो, कई ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स होते हैं, आईआरएस बन गए, अकाउंटिंग आज तक सीखी नहीं है, क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़े अकाउंट्स, आर्ट्स पढ़े हुए थे,
मैथ्स आता नहीं है, सी सेट में रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से काम चल गया था, क्वालिफाई कर लिया था। इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी माध्यम से है, इंग्लिश उतनी ही आती है कि बाई चांस क्वालिफाइंग पास हो गया मेंस में, पीली चिट्ठी नहीं आई। ठीक, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत सारे लोगों में होता है, बहुत लोगों में है। और इंटरव्यू ठीक से हुआ, सीधे आईआरएस में लैंड किया, ट्रेनिंग हुई आईआरएस की, ट्रेनिंग में आते हैं सीए, इनकम टैक्स एक्ट सिखाते हैं, और इस आदमी का दिमाग का धुआं हो जाता है इनकम टैक्स एक्ट समझ के। इनकम टैक्स कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, उसको लग रहा है कि अरे यार औरंगजेब कहाँ चला गया। हमें तो उसमें मजा आता था, ये क्या क्या सिखा रहे हैं हमें और ये क्यों सिखा रहे हैं। उसके बाद फाइनल हो गया, ट्रेनिंग पूरी। ट्रेनिंग में पास करना ट्रेनिंग एकेडमी की नैतिक जिम्मेदारी होती है, वरना यूपीएससी पे सवाल उठ जाता है। इसलिए आप वहाँ कितना भी खराब पढ़े, अंत में पास करवा देते हैं। यहाँ तक कि चीटिंग का ऑर्गेनाइज सिस्टम काम करता है वहाँ पर कि भैया पास होना है आपको, यूपीएससी की प्रतिष्ठा का सवाल है, किसको सुन के भेज दिया है। तो आखिरी एग्जाम में जब दिखता है ऐसे पास नहीं होगा, इन्विजिलेटर बाहर चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम चाय पी के आ रहे हैं, आप अधिकारी लोग हैं, समझदार हैं, चीटिंग नहीं करेंगे। हम 10 मिनट में आ रहे हैं, इसका संकेत स्पष्ट होता है कि भाई है ना 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट काफी है, एग्जाम आसान है। और 10 मिनट में उसके बाद रामराज्य स्थापित होता है वहाँ पर, और उसके बाद फिर सब लोग पास हो जाते हैं। तो इनको लगता है हमारा झंझट तो खत्म हुआ, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगी बाद में, फिर वो फील्ड में जाते हैं। अब एक जिला या एक छोटा जिला उसके हाथ में, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, उसके पास 3 असिस्टेंट हैं, एक आईटीओ है। दावे से कह रहा हूं कि 90% केसेस में असिस्टेंट्स को लगता है कि ये आदमी बना कैसे आईआरएस। 90% केसेस में ऐसी स्थिति होती है। मतलब आईआरएस ऐसे भी तो आईआईटी वाला था और आईएएस एग्जाम दिया, आईआरएस हो गया, जब वो बन गया तो ऐसे होता है, प्रभु आप आएंगे आईआरएस बन गया, तो प्रभु वाले मूड में रहते हैं। कोई ह्यूमैनिटीज वाला, हिंदी माध्यम वाला पहुंच जाए वहाँ, जिसको मैथ्स के नाम से भूत आता हो जिसको, फिर देखिए असिस्टेंट्स को धीरे धीरे क्या होता है, काम सारे असिस्टेंट करते हैं। कोई काम है सर बोलते हैं अरे भाई तो सब देख लो क्या है ये, कुछ इंग्लिश में लिखा, आप देखो क्या लिखा है, इसका टैक्स कैलकुलेट करना जरा, कैसे करते हो तुम लोग यार, कैसे करते हो। इसको लगता है कि हम तो जैसे करते हैं, भाई तू आया कैसे यहाँ पर, तू यहाँ पहुंचे कैसे, ये हालत हो जाती है। और उसके बाद जब केस की सुनवाई, भाई साहब जज भी तो है। असिस्टेंट कमिश्नर होने का मतलब है कि आप जज हैं। जज का मतलब इनकम टैक्स या जीएसटी के मामलों में आप जिस भी सर्विस में हैं उसके केसेस आपके पास आएंगे। किसी पे आपने भेजा, एक पत्र भेजा कि आपका टैक्स ठीक नहीं लग रहा हमें, तो डिस्कशन करनी होगी, केस कर दिया, वो आदमी आया, उसने वकील भेजा अपना, वो वकील एलएलबी प्लस सीए है। आमतौर पे टैक्सेशन के वकील सीए प्लस एलएलबी होते हैं। वो वकील है, वो पिछले 10, 20, 25 साल से इनकम टैक्स के केसेस देख रहा है, इनकम टैक्स एक्ट उसको पूरा रटा हुआ है। वो देखता नहीं है, वो सीधे पेज नंबर बोलता है, पेज नंबर है, चौथी लाइन दूसरा शब्द, ऐसे बोलता है, और सारा इंग्लिश में बोलता है। सामने जज साहब बैठे हैं, जज साहब ने इनकम टैक्स एक्ट ठीक से पढ़ा क्योंकि एकेडमी में वो बाकी कामों में व्यस्त थे, अंग्रेजी ठीक से आती नहीं, कैलकुलेशन करनी आती नहीं है। कोई बोल दे 3000 का 20% तो 5 मिनट रुपया, 3000 3 0 गुणा 20/100, 2 0 यहाँ से कटी, 30 गुणा 20 600, 2-2.5 मिनट के बाद बोले हाँ 600 आगे बताओ। आप समझ रहे हैं कि जो वकील सामने खड़ा है, इधर दूसरा वकील खड़ा हुआ है, 2-3 असिस्टेंट खड़े हैं। वकील असिस्टेंट को देख के पूछ रहे हैं क्या ये, तो कह रहे हमें क्या पता कौन है आ गया। क्या करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप आईआरएस बन के ऐसी छवि लेके जिए, तो ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा आदमी मर जाए। ये जीना भी कोई जीना लल्लू, जीवन तो थोड़ा सुंदर होना चाहिए ना। इसलिए भाई ठीक से समझिए इस बात को, इन चीज़ों को तरह गौण मत मानिए, इन स्किल्स को ठीक से इंप्रूव करें। खैर ये बताइए, किसी भी सिविल सर्विस में ठीक परफॉर्म करने के लिए बहुत बेसिक सब मैथ्स, गुणा भाग जमा घटा फास्ट कैलकुलेशंस और डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल को चार्ट को बनाना समझना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो यूपीएससी अगर इतनी सी अपेक्षा कर रही है तो क्या बुरा कर रही है, इतनी अपेक्षा, इसी पे सड़क पे उतर जाते हैं लोग। ये क्या करवा रहे हो हमसे, जो हर बात पे सड़क पे उतर जाए उसका कौन सा टेस्ट पास होगा, नेतागिरी एप्टीट्यूड टेस्ट, NAT। तो वो तो नेतागिरी एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ ना, वो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड कहाँ होगा, वो तो NAT हुआ। तीसरा है रीजनिंग, रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स, क्योंकि आपको बेसिकली हर चीज का रीजन समझने की क्षमता हो और आप रीजनिंग से सही फैसले निकाल सके। आईएएस बनने के बाद, सिविल सर्वेंट बनने के बाद बेसिकली जीवन भर आपको केवल सही फैसले करने हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं आपके पास है, उनकी ठीक से प्रोसेसिंग कर ली और उस प्रोसेसिंग के बेस पे एक सही रीजनिंग का इस्तेमाल करते हुए ठीक फैसला कर लिया, इतना ही करना है। इसके लिए आपकी रीजनिंग की पावर अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग की पावर का मतलब वही नहीं होता सभी कुत्ते गधे हैं, सभी गधे बैलगाड़ियां हैं, वो नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब दिमाग विश्लेषणात्मक तरीके से चलना चाहिए, तार्किक रूप से चलना चाहिए, और ये सीसेट में भी आता है। और अगर मैं कहूं कि एनालिटिकल स्किल्स की परीक्षा करने के लिए जीएस मेंस तो है ही, विशेष रूप से ऐसे भी है, ऐसे के पेपर में लिखा ही होता है कि ये पेपर एनालिटिकल स्किल्स की परीक्षा करने के लिए है। कितना अच्छा है। जिस व्यक्ति की भाषाई क्षमताएं ठीक हैं, जिसको बेसिक मैथ्स डेटा वेटा समझ में आता है, अगर आपको पहलवान बनना हो तो इसकी जरूरत नहीं बीच वाले की, है ना। पहलवान के लिए जो चाहिए वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको सिविल सर्वेंट बनना है भाई, सीधी सी बात है ना। ऐसे ही रीजनिंग बेसिक लेवल पे आती हो। चौथी बात है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी ठीक हो, और सीसेट में ये भी आता है, क्योंकि अंततः जीवन भर क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। आप कलेक्टर कुर्सी बैठे हैं, गद्देदार कुर्सी, आप बहुत खुश, बहुत मजा आता है। फोन आया कि दंगा हो गया सर,
आपने कहा तो चलना होगा फिर तो, तब तक दूसरा फोन आया, शहर के दूसरी तरफ एक और दंगा हो गया है, इधर सांप्रदायिक दंगा हो गया है, उधर जाति दंगा हो गया है, एक ही जगह जा सकते हैं, फैसला करो सर कहाँ जाएंगे आप। रुको नोट्स निकालता हूँ पहले बार, नोट्स में मिल नहीं रहा कहाँ जाना चाहिए, ऐसे में क्या होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, और साथ में कौन सी स्किल चाहिए, लीडरशिप स्किल चाहिए। और लीडरशिप का एक खास मतलब होता है इंटरपर्सनल स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, जो सीसर का पाठ्यक्रम है पूरा का पूरा। कितना अच्छा सिलेबस है, इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, इन्हीं को मिला के मोटा मोटा बोल दीजिए लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स, आप कलेक्टर हैं, मजाक थोड़ा है, लोग दंगा कर रहे हैं तो उतारू हैं, आप वहां पहुंचे हैं, आपकी कार देख के टाइम देख के ऊपर लोग 5 मिनट में रुक जाते, दंगा रोक देते हैं, रुको कलेक्टर साहब आए। इतना वजन तो है आपकी गाड़ी में, आपकी सत्ता में आपके साथ जितने स्टाफ के लोग जाएंगे उसको देखते ही 5 मिनट का विराम तो हो जाएगा। अब 5 मिनट का विराम आप स्थायी विराम बना पाते हैं या 5 मिनट के बाद आप भी उनके अंदर लिपट गए हैं, इतना ही अंतर है। और जिसने वहां जाके आंख से आंख मिला के बात ठीक से की और कन्विंस करके समझा दिया सबको, और हजारों की भीड़ के बीच में बिना डरे अपनी बात कही और धमका भी ठीक से दिया, इतना प्यार मोहब्बत से और ऐसा धमकाया कि धमकी लगी भी नहीं और धमकी लग भी गई एकदम। फिर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कलेक्टर से पंगा बोल ले सके, कलेक्टर की ताकत बहुत ज्यादा होती है, पर इसके लिए चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। वहां आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो बहुत अंतर्मुखी हूं, मैं कहाँ ले आया मुझे, ये दंगा करने वाले सारे मेरे ऑफिस नहीं आ सकते क्या, पहले मेरे ऑफिस आके बात करें फिर दंगा खेलें उसके बाद, ऐसा थोड़ा होगा। सड़क पर उतरना होगा हजारों लोगों के बीच में, तब उनसे बात करनी होगी और आंख से आंख मिला के, ऐसा ठीक नहीं है। कह रहे कलेक्टर साहब हम तो ऐसा करेंगे, आप कह रहे नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे। सर हम तो करेंगे, नहीं आप नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ आप नहीं करेंगे, करोगे तो आखिरी बार करोगे, ये कान में बोलना है। तुम्हारे घर में 4 मेंबर्स हैं ना, चारों उठवा लिए मैंने, ये कान में बोलना है। अब चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए मेरे साथ चलो और अपने सारे साथियों को बोलो हथियार डाल दो, वरना मैं फोन घुमा रहा हूँ, और आज दंगे में कई लोग मरेंगे ही तो 4 और मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे मरे। करूँ फोन, तो ये क्या बात हुई, बस बात यही हुई है, यही बात है। ये तो राज्य ऐसा नहीं होता, संविधान में आर्टिकल सारे मत पढ़ा, वही पढ़ के पास हुआ मैं आईएएस में, इतने पढ़ा दूंगा आर्टिकल, भूल जाएगा सारे आर्टिकल, चुपचाप सबको घर भेज दे, समझ गया। दूसरे धर्म वाला खुश हो गया, इधर तेरे घर के भी है मेरे पास, तो हीरो मत बन, इतना तोड़ूंगा, अकेले में बोला कि इतना तोड़ूंगा हड्डियां गिन नहीं पाओगे कि हड्डियां की पसली है, पता नहीं चलेगा। अब बाहर चलो मेरे साथ मुस्कुराते हुए, गले मिलते हुए एकदम, और पूरे समाज को बोलो कि मामला सुलझ गया है, वरना कभी सुलझेगा नहीं, ध्यान रखना। चल, इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं बचती, फिर लोग बाहर जाएंगे मामला सुलझ गया भाइयों बहनों, अब अपने अपने घर जाओ और मैं अपने घर वालों को ढूंढता हूँ। ये होता है, कलेक्टर बनना एसपी बनना मजाक छोड़ना है भाई, सफल एसपी बनना है, एसपी तो बन जाओगे, सफल एसपी होना, सफल कलेक्टर होना, उसमें ऐसी मुश्किल सिचुएशंस आपके सामने आएंगी, और जिसने झेल लिया, मतलब ऐसे में कुछ लोगों को जानता हूँ आईपीएस में, वो इतने प्रिय हैं सरकारों के, मतलब हमारे विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, सीएम के दिमाग में एकदम स्पष्ट रहता है कि जो जिला किसी से संभलेगा ही नहीं, पुलिस की बात कर रहा हूँ, वो दंगा फसाद कुछ भी हो सकता है, इतना सेंसिटिव जिला है। सीएम अपनी मीटिंग में एक ही बात कहता है, एक्स को भेज दो, खत्म बात। और क्योंकि सीएम होम मिनिस्टर भी खुद ही होता है आमतौर पर राज्य में, तो सीएम के पास ही पुलिस डिपार्टमेंट होता है, तो सीएम सीधे उसको बुला के बोलता है यार वो जिला संभाल लो 6 महीने, उसको ठीक करो, फिर अगला जिला देंगे, 5 साल में 12 जिले ठीक करने हैं तुम्हें। ऐसी छवि, और ऐसी छवि वाले लोग वो नहीं है जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, उनको बस ये पता है कि डिसीजन कैसे लेना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, लोगों से कैसे डील करना है, दंगाइयों को कैसे मैनेज करना है, कैसे डराना है, कैसे पुचकारना है, ये सब पता है। ऐसा आईपीएस जो टॉपर नहीं था पढ़ाई लिखाई में, लेकिन जिसने हैंडलिंग बहुत शानदार की, वही तो अच्छा है। आईआईटी का टॉपर था, यहाँ के आईआईटी खेल रहा है, तो फिर क्या फायदा होगा उसका, उससे क्या होगा उससे। तो ये सब क्षमताएं अगर किसी व्यक्ति में है तो हम कहेंगे उसके पास सही एप्टीट्यूड है सिविल सेवक बनने का। और इस एप्टीट्यूड के परीक्षण का तरीका क्या है, इसका एक तरीका तो है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2। एक बात और बताओ, ये सब क्षमताएं तो मोटे तौर पर एमबीए के लिए भी जरूरी है। देखिए एमबीए करने में और सिविल सर्विसेज करने में बेसिक स्किल्स एक जैसी चाहिए, अंतर सिर्फ इतना है कि अगर आप उन्हीं सारी स्किल्स का यूज कर रहे हैं कंपनी के पक्ष में तो आप एक अच्छे मैनेजर हैं, और उन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यदि आप प्रशासन में तो आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि अमेरिका के प्रशासन के प्रमुख का नाम क्या होता है, सीईओ, और किसी भी बड़ी कंपनी के प्रमुख का नाम भी क्या है, सीईओ। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में अगर पब्लिक वाला हिस्सा छोड़ दें बाकी सारी थियरी सेम है, सारे सिद्धांत एक जैसे हैं। मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं, मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का मैनेजमेंट ठीक से करना है, ये तो आना चाहिए। ये सारी स्किल्स चाहिए मैनेजमेंट के लिए भी। सिविल सर्विसेज में इसके अलावा एक चीज और चाहिए, और वो है जिस समाज जिस देश में आप काम कर रहे हैं उस देश के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, समाज, इन सबकी गहरी समझ या जनरल एंड इन डेप्थ अवेयरनेस, सामान्य किंतु गहरी समझ। किन चीजों की समझ, अपने देश की समझ, जिस देश की सिविल सर्विस का हिस्सा बनेंगे उस देश का क्या क्या होना चाहिए। अब जीएस का पूरा सिलेबस चिपका दीजिए यहाँ पर, आपको उस देश का इतिहास पता होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं इतिहास काहे पढ़ाते हैं बच्चों को, बिना इतिहास को समझे वर्तमान कैसे समझ में आएगा, इसलिए इतिहास तो बड़ा जरूरी है।
भूगोल पता होना चाहिए, आपको पता हो कि संसाधन हमारे क्या क्या हैं, कौन से संसाधनों से कैसे हम विकास कर सकते हैं। सोसाइटी का अंदाजा होना चाहिए, हमारी सोसाइटी, हमारी कल्चर, हमारी इकोनॉमी कैसे काम करती है, हमारी टेक्नोलॉजी हमारे देश के विकास में कैसे हेल्प कर सकती है, ये सब पता होगा। और साथ में एक चीज, क्योंकि सिविल सर्विसेज का व्यक्ति करप्ट ना हो जाए, गलत रास्ते पर ना चल पड़े, इसलिए जो इथिक्स का पेपर है उसका एक खास पर्पस ये भी है कि उसकी, इसको अलग कर लीजिए, इथिकल उसका एक सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इथिकल सिस्टम आप कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इथिकल बिलीव्स या अंडरस्टैंडिंग, गहरी नैतिक समझ, स्ट्रॉन्ग इथिकल अंडरस्टैंडिंग। और आप इस बेस पर कह सकते हैं कि जो जीएस वाला पेपर है वो भी आईएएस के लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि जो अपने देश को ठीक से जानता नहीं है वो अपने देश के कल्याणकारी शासन में सहायक कैसे होगा। और इतनी सारी सत्ता जिसको दे रहे हैं, यदि वो नैतिक ही नहीं है तो सत्ता के दुरुपयोग की संभावनाओं से हम कैसे बचाएंगे। तो सत्ता का दुरुपयोग ना हो जाए, इसलिए स्ट्रॉन्ग इथिकल फाउंडेशन या सिस्टम हो, जिसके लिए इथिक्स वाला पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले 3 पेपर किस लिए हैं कि समाज की समझ, सामान्य किंतु गहरी समझ कितनी है। और जो रीजनिंग मैथ्स वाला पेपर है इसलिए कि जो बेसिक एबिलिटीज चाहिए वो है या नहीं है। ऐसे किस लिए है, एनालिटिकल और क्रिएटिव स्किल्स के लिए, क्रिएटिविटी भी चाहिए ना, कुछ नए समाधान कोई कैसे खोजेगा। तो ऐसे वाला अगर आप अलग से नोट करें, वैसे यहाँ कर लिया, अगर आप नंबर 8 पे ऐसे नोट करें तो आप कह सकते हैं कि ऐसे में लिंग्विस्टिक तो हम पहले लिख चुके हैं, एनालिटिकल लिख चुके हैं, पर ऐसे का एक पक्ष क्रिएटिव स्किल्स को जांचना भी है। तो एक बेसिक लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, AR रहमान बनने की जरूरत नहीं, लेकिन बेसिक क्रिएटिविटी तो सिविल सेवक में हो, समस्या देख के नया समाधान तो सोच सके। और इसलिए अगर कोई मुझसे पूछे कि सिविल सर्विस एग्जाम की संरचना कैसी, तो मैं तो कहता हूँ शानदार संरचना है। देखिए, मैं जिस व्यवसाय में हूं, जिस कार्य में हूं, मेरा ये वाक्य आपको गलत लग सकता है, आपको लग सकता है कि मैं अपने हित में ये बात कह रहा हूं, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से ये बात सबको कहता हूं, अपने बेटे को भी कहता हूं। उसका रत्ती भर इंटरेस्ट आईएएस बनने में नहीं है, मेरा भी रत्ती भर इंटरेस्ट उसको आईएएस बनाने में नहीं है, जब तक कि उसका खुद का इंटरेस्ट ना हो। मैं क्यों थोपूंगा, उसे जो मन करेगा बनेगा, उसका मन तो कुछ बनने का नहीं है, कुल्फी वाला बनने का सिर्फ है भी, तो जो बनना चाहे बड़ा होकर बने, जो उसका मन करे। लेकिन मैं उससे एक बात अक्सर कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, अपनी फैमिली के जितने बच्चे बड़े हो सबसे कहता हूँ, आईएएस बनो चाहे ना बनो, एक बार उसका सिलेबस ठीक से पढ़ लेना। ग्रेजुएशन के दौरान, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल जीवन का खर्च करना, आईएएस की पूरी तैयारी ठीक से करना, एग्जाम बेशक बन देना, इंसान बन जाओगे ठीक से, और फिर जिस भी फील्ड में जाओगे वहां कमाल कर दोगे। इतना शानदार सिलेबस आपका है कि ये पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद व्यक्ति में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। फिर भी यदि कोई आपसे पूछे, देखिए आपके नोट्स में तो हमने सिर्फ सीसेट एग्जाम को बेस बनाया, मैंने डिस्कशन में थोड़ा विस्तार लिया है, और मेरा ख्याल है कि ये अप्रोच ज्यादा ठीक है कि आप पूरे एग्जाम को ही एक सेंटर में लेके चलें। एक बात आपसे पूछ सकता है कोई, ये वैकल्पिक विषय के पीछे जो रीजन था, अभी तो नहीं है वो रीजन, अभी तो एक ही रीजन है कि प्रेशर है। जिस समय इंट्रोड्यूस किया गया, सतीश कोठारी आयोग की रिकमेंडेशन थी, उन्होंने ये कहा कि हमें जनरलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए, स्पेशलाइज नहीं चाहिए। आपको पता होगा लोक प्रशासन में बहुत प्रसिद्ध डिबेट है कि सामान्यज्ञ चाहिए कि विशेषज्ञ चाहिए। तो भारतीय प्रशासन की एक समझ ये है कि हमें विशेषज्ञ नहीं चाहिए, सामान्यज्ञ चाहिए, यानी ऐसे लोग जो सामान्यतः हर चीज जानते हैं और जो किसी भी सिचुएशन को समझ लेंगे। टेक्नोलॉजी को समझाएगा वो भी समझ जाएंगे, इकोनॉमिक्स समझाएगा वो भी समझ जाएंगे, और जिन्हें हम अलग अलग विभाग में भेजकर काम करवा सकें, ऐसे लोग चाहिए। तो कोई व्यक्ति सामान्यज्ञ अच्छा है या नहीं, ये कैसे तय करें। तो कोठारी आयोग ने कहा कि इसका अच्छा तरीका यह है कि आप उस बच्चे को 2 वैकल्पिक विषय दीजिए पढ़ने के लिए। जिस विषय से पढ़ के आया है, एक तो वो रख लेगा, मान लेते हैं, एक और रखना पड़ेगा, और दोनों से बीए ऑनर्स लेवल का पेपर पूछो, जो कि दरअसल एमए लेवल का पेपर होता है। अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो व्यक्ति 2 विषयों में एमए के लेवल की तैयारी करके एग्जाम दे सकता है, साथ में जनरल स्टडीज में, वो किसी भी क्षेत्र को पढ़ के मैनेज कर लेगा। ये उसके पीछे का तर्क था, जो कि ठीक तर्क था उस जमाने में। अब जब उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं निकला, तो ये जो थे अग्रवाल जी, उनके जमाने में ये रिपोर्ट गई कि ऑप्शन से फायदा नहीं हो रहा। फिर निगवेकर समिति बनी, अभी जो एक और समिति जिसकी रिपोर्ट चल रही है, बासवन समिति, उसकी भी रिकमेंडेशन पता नहीं क्या है, अभी क्लियर नहीं है। तो अब एक ऑप्शन जब किया तो उसके पीछे तर्क ये था कि अगर दोनों हटाएंगे तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, जो तैयारी लगातार कर रहे हैं। तो झटका, जोर का झटका है धीरे से लगा, ये तर्क था कि झटका दो, धीरे धीरे दो। एक हटा दिया ताकि ऑप्शनल की वेटेज कम हो जाए और ज्यादा वेटेज उन चीजों की हो जो सबके लिए कॉमन है। और मेरे ख्याल से 2, 4, 5, 10 साल में जब अगली बार स्थिति में आएंगे तो शायद ऑप्शन दूसरा भी हटा देंगे, कुछ और जोड़ देंगे। जैसे इसमें आईपीसी होनी चाहिए, लेकिन आईपीसी नहीं है। एक सिविल सेवक जो व्यक्ति बनने वाले उसको आईपीसी की बेसिक समझ तो होनी चाहिए ना, संविधान पढ़ते ही हैं, कम से कम कुछ आईपीसी हो, थोड़ा सीआरपीसी के 4 प्रावधान पता हो, 10-15 कानून जो महत्वपूर्ण हैं उनकी मुख्य धाराएं पता होनी चाहिए, शायद वो जोड़ देंगे। फिर लोक प्रशासन के कुछ बुनियादी हिस्से या मैनेजमेंट के हिस्से जो आपको ट्रेनिंग में सीखने होते हैं, शायद वो भी जोड़ दें। तो कल को हो सकता है कि 2, 4, 5, 10, 15, 20 साल में कभी ना कभी जब भी चेंज होगा ऐसा चेंज करें, लेकिन आज के समय में एक वैकल्पिक विषय रखने के पीछे कोई खास तर्क है ऐसा नहीं है। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे अंत में या शुरू में पूछ ले, मान लीजिए ऐसा क्या है कि आपकी राय में सिविल सेवा परीक्षा में क्या क्या संशोधन होने चाहिए, तो एक तो तरीका ये है कि जो आपको मुश्किल लगता है हटवा दीजिए उसमें से, कि ये वाला हटाओ, ये ठीक नहीं है मैं बन नहीं पा रही हूँ, मैं बन नहीं पा रहा हूँ इससे। और दूसरा है जो आपको लगता है सच में चेंज हो जाना चाहिए, तो क्या क्या होना चाहिए आपकी राय में। आप कह सकते हैं जैसे प्रीलिम्स में है, आप कह सकते हैं कि प्रीलिम्स में बहुत अंतर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो सीसेट क्वालिफाइंग एक जमाने में दिक्कत उससे हो रही थी। जैसे मेंस में आप कह सकते हैं कि निबंध जो पेपर है उसकी वेटेज थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि एनालिटिकल क्रिएटिव स्किल्स का महत्व थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा लीगल जो जानकारी होनी चाहिए देश के बारे में उसको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। इन सबको नोट करो, नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, आप खाली प्रवचन के रूप में सुनते रहते हैं,
तो सुझाव लिखिए, सिविल सेवा परीक्षा में सुझाव अगर आपको देने हो तो वो सुझाव क्या क्या हो सकते हैं, 3-4 सुझाव आप देके काम चला सकते हैं। जैसे प्रीलिम्स में ये है ना, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु इससे सवाल पूछे नहीं जाते हैं, एक भी सवाल नहीं आता है 3 साल से। तो आप कह सकते हैं कि सीसेट वाले पेपर में, जिसको हम कह रहे हैं, इन पक्षों की भूमिका थोड़ी सी बढ़ाई जाए। निर्णय क्षमता और अंतर्वैयक्तिक कौशल से जुड़े प्रश्नों का अनुपात थोड़ा अधिक होना चाहिए, क्योंकि यही चीजें ज्यादा काम आती है ना सिविल सेवाओं में, इसलिए आप कह सकते हैं। पहला सुझाव यह है कि प्रारंभिक परीक्षा में निर्णय लेने की क्षमता या समस्या समाधान क्षमता और संप्रेषण क्षमताएं, कम्युनिकेशन स्किल्स, या इसी का नाम अंतर्वैयक्तिक कौशल भी है, इंटरपर्सनल स्किल्स भी है, इन हिस्सों का महत्व बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इन क्षमताओं की अत्यधिक आवश्यकता सिविल सेवाओं में होती है। एक तो ये हो गया। अब प्रीलिम्स में जो जीएस वाला पार्ट है, मेरे ख्याल से शानदार सिलेबस है, उसमें बहुत 3-5 करने की जरूरत नहीं है। अगर सब कुछ ठीक हो फिर भी आप सलाह देने पे उतर जाए, ऐसा भी नहीं बनना है ना, छिद्रान्वेषी मत बनिए, जो ठीक है ठीक है। अब आ जाइए मेंस पर। मेंस में आप अगर साहस हो तो लिख सकते हैं कि वैकल्पिक विषय अब उतना प्रासंगिक नहीं रहा है, उसे हटाए जाने पर सोचा जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में अल्टीमेटली होना यही है कि पाठ्यक्रम सबके लिए एक समान हो जाए। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होने के बाद इस पर विचार किया जाए, क्योंकि मैंने तैयारी कर ली है और अब चेंज करूंगा तो सड़क पर उतर जाऊंगा, क्योंकि मैं दादागिरी एप्टीट्यूड टेस्ट में सफल हो चुका हूं, डीएटी में, या नेतागिरी। ठीक है, 2 हो गए। फिर मेंस के जनरल स्टडीज में मेरे ख्याल से पाठ्यक्रम ठीक ही है, कोई खास दिक्कत उसमें है नहीं, है ना। केवल जोड़ना हो तो जोड़ लीजिए। नंबर 3 में लिखिए, कानूनी मसलों का ज्ञान भी सिविल सेवक को होना चाहिए, तो भारतीय दंड संहिता तथा कुछ प्रमुख विधियां पाठ्यक्रम में शामिल की जाए, आईपीसी एंड सम अदर बेसिक लॉज। ठीक। इसके बाद आप कह सकते हैं कि लोक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत और केस अध्ययन भी पाठ्यक्रम में होने चाहिए। भाई अंततः लोक प्रशासन में ही आपको जाना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ सिद्धांत और केस अध्ययन। केस अध्ययन का बड़ा अच्छा तरीका होता है, अच्छे प्रशासकों ने क्या क्या प्रयोग किए उसकी केस स्टडीज पढ़ने को मिले आपको, उतना अच्छा तरीका है। जैसे हार्वर्ड जो इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट का, दुनिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, हार्वर्ड का स्टाइल क्या है, केस स्टडी मेथड। वो कुछ नहीं सिद्धांत समझाएंगे आपको, एक टॉपिक लिया उस पर केसेस लेंगे कि इस कंपनी में ऐसे था, ये हुआ, ये समाधान निकाले, अब इस पर बात चलेगी सिर्फ। तो केस स्टडी मेथड पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। निबंध में आप चाहें तो कह सकते हैं कि वेटेज थोड़ी बढ़ाई जाए, ताकि विश्लेषणात्मक और रचनात्मक क्षमताओं को अधिक मौका मिल सके। निबंध को चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरव्यू और निबंध में एक खास बात यह है कि इनमें जो इवैल्यूएशन है उसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। होता क्या है कि निबंध के इवैल्यूएशन में कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ऑब्जेक्टिविटी आ नहीं पाती है, जैसे यहीं पर होता है। हमने अपनी पूरी टीम को बहुत ऑब्जेक्टिव पैरामीटर समझा रखे, मैंने खुद बना के दिए होंगे कि निबंध पे इतने से इतने के बीच में नंबर देने हैं, इसमें ये देखना वो देखना, सब समझा रखा है। अब कल ही क्या हुआ कि एक ऐसे मेरे पास आया, एक बच्चे ने बहुत व्यथित होकर कल मुझे नीचे दिया कि सर इतनी मेहनत करके लिखा, नंबर बड़े खराब आए हैं, एक बार देखिए। मैंने उस निबंध को एक नजर पलटा, अब 125 में से जो नंबर उस बच्चे को मिले हैं, मेरे ख्याल से 45 के आसपास मिले होंगे। मेरा इवैल्यूएशन ये है कि उस पर न्यूनतम 65 नंबर मिलने चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जिसने इवैल्यूएशन किया उसने गलत किया या मैंने गलत किया। एक ही विषय को समझने की जो 2 व्यक्तियों का तरीका अलग अलग हो सकता है, ये हमेशा रहता है। जीएस में दिक्कत कम है, 10 नंबर के सवाल में वहां दिक्कत कम है, निबंध तो 125 नंबर का है, एक ही बार में खेल खत्म हो गया। एक सुझाव बहुत पुराना है कि निबंध के पेपर में और इंटरव्यू में ऑब्जेक्टिविटी लाने का तरीका होना चाहिए। तरीका बड़ा सिंपल है। एक तरीका तो ये होता है कि जैसे निबंध पहले एक ही होता था, 2 हो गए हैं, ये अच्छा तरीका है। निबंध के पेपर का क्या होना चाहिए, जैसे पेपर हो उसकी फोटोकॉपी हो, 3 परीक्षक अलग अलग चेक करें, तीनों के स्कोर की एवरेज दे दी जाए। कितना सिंपल है। और ऐसी इंटरव्यू में 275 नंबर का एक इंटरव्यू लेने के बजाय 90, 90, 95 3 इंटरव्यू करवा दीजिए अलग अलग बोर्ड में। जब 3 बोर्ड में इंटरव्यू होगा तो उसमें सब्जेक्टिविटी का स्कोप काफी कम हो जाएगा, वरना क्या होता है तुक्का, शुद्ध तुक्का। आप जब जाएंगे इंटरव्यू तब देखिएगा 8 बोर्ड बैठे हैं, सब लोग बाहर बैठे हैं 8 टेबल्स पे, 6 लोग यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ, ये 6 एक ही बोर्ड में जाएंगे, इतना पता कौन सा बोर्ड है ये नहीं पता है। फिर लॉटरी निकलती है, सबको पहले से पता कौन सा बोर्ड अच्छा कौन सा बुरा, सब भगवान बोले भगवान ये वाला बोर्ड देना, और भगवान अगर ना खुश हो तो बाकी कोई भी देना, ये मत देना। और फिर उन्हीं में से 6 बच्चों को वही वाला बोर्ड मिल जाता है, तबाही वाला। फिर बाकी सारे 7 ग्रुप के बच्चे उनको देखते हैं बकरीद वाले भाव से कि आज तुम्हारी बकरीद है भाई, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। और वो सारे उसी भाव से, जो बकरी की स्थिति होती है ना, फिर घंटी बजती है कि नंबर 1 पकड़ा हो भैया, टाइम हो गया है, चलो आओ। फिर वो जा रहा है इस भाव से कि मैं तो बक रहा हूँ, कटूंगा ही कटूंगा। पहले पता है इस बोर्ड पे 150 के ऊपर नंबर आ सकते, नहीं कंजूसों ने, मैंने ऐसा क्या खा के कर दिया कि नंबर ज्यादा मिलेंगे। और एक बोर्ड ऐसा कि सब खुश है, वहां न्यूनतम 170 मिलते हैं। पोपट लाल भी खुश है कि मेरा इस बोर्ड में पड़ गया, अब मैं बढ़िया काम करूंगा। गया ऊट पटांग जवाब दिए, 170 मिल गया, क्योंकि मिनिमम वही था उनका, इनका मैक्सिमम 150 था। अब यहाँ आके लोग कहते हैं ना, कौन कहता है आसमान में सुराख, करो सुराख यहाँ पर तुम, कौन सा बोर्ड मिलेगा तुम्हारे हाथ में, शुद्ध तुक्का ये तो अगर हर बच्चे का इंटरव्यू 3 बोर्ड में हो तो आप समझ रहे हैं कि इस खतरे का अनुपात बहुत कम हो जाता है। और खतरा जितना कम उतना ज्यादा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। अच्छे मूल्यांकन से फायदा केवल बच्चों को छोड़ता है, देश को भी तो है। सही लोग चुने गए, एक खराब व्यक्ति चुन लेंगे, 35 साल तक झेलेंगे उसको, पहले जिला झेलेगा, फिर राज्य झेलेगा, फिर देश झेलेगा उसको।
इससे अच्छा चयन प्रक्रिया में थोड़ा सा और प्रयास कर लें। अंतिम सुझाव देना हो तो ट्रेनिंग प्रोसेस में कह दीजिए कि ट्रेनिंग प्रोसेस में फाउंडेशन वैल्यूज के विकास पर ज्यादा जोर होना चाहिए। फाउंडेशन वैल्यूज क्या है, कल विस्तार में पढ़ेंगे, अभी केवल फाउंडेशन वैल्यूज लिख के छोड़ दीजिए, उसके बाद की कहानी बाद में हो जाएगी।